नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीटेट की क्लास में। और ये पेपर नंबर 2 आपको इसमें दिया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पेपर 2 क्लियर करने में ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन 3 क्वेश्चन से कम आपको मैं 30 क्वेश्चन बना के दूंगा, जिससे आपका अच्छे से तैयार होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, प्रीतलता वाडेकर, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा। तो इसका सही आंसर है डी, मैडम भीकाजी कामा। मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन का मतलब होता है भारतीय क्रांतिकारियों की माँ। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिला। इन्होंने कुछ संगठन बनाए, जैसे इंडिया हाउस, पेरिस इंडियन सोसाइटी। 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ट, जो जर्मनी में है, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे संबंधित। अब बात करेंगे कल्पना दत्त के बारे में। कल्पना दत्त एक भारतीय क्रांतिकारी महिला थी, जो लड़कों के बेस में ब्रिटिशों से लड़ाई की थी। इन्हें वीर महिला का उपाधि दिया गया है, वीर महिला। इनका जन्म 27 जुलाई 1913 में चटगांव तब भारत में ही था, अब बांग्लादेश में है। चटगांव श्रीपुर गांव में हुआ था। एक श्रीपुर गांव था चटगांव में, वहां इनका जन्म हुआ था। ठीक, इन पर एक किताब भी लिखी गई है, डू एंड डाई चटगांव विद्रोह। कल्पना दत्त पर एक भारतीय फिल्म भी बनी है, जिसका नाम था खेलेंगे हम जी जान से, जिसमें दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन ने अभिनय किया। तो ये कल्पना दत्त के बारे में कुछ जानकारियाँ थीं। अब बात कर लेते हैं प्रीतलता वाडेकर के बारे में। प्रीतलता का जन्म जो है 5 मई 1911 ईस्वी में चटगांव में ही हुआ था, इनका भी जन्म। और ये एक बहादुर क्रांतिकारी थी। तो ये छोटी सी जानकारी थी, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। अब बात करें एनी बेसेंट जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है लंदन शहर में हुआ था। लंदन शहर आप सभी जान ही रहे हैं कि कहाँ है, भारत में नहीं है, ये ब्रिटेन में है। 1847 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में इन्होंने सोशलिस्ट डिफेंस नाम से संस्था बनाई। एनी बेसेंट भारत में 1893 ईस्वी में आ गई थी और 1907 ईस्वी में बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था की स्थापना की, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एक बात, एनी बेसेंट को आप लोग कायदे से पढ़िएगा, ये भारतीय स्वतंत्रता में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं भारत के लिए। इन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की आलोचना की तथा प्राचीन हिंदू सभ्यता की श्रेष्ठता को बताया। इन्होंने पाश्चात्य मतलब विदेशी सभ्यताओं को आलोचना की है, विदेशी होते हुए भी, और भारतीय सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म की इन्होंने श्रेष्ठ बताया है, मतलब गुणगान किया है एक प्रकार से। इनको सनातन धर्म अच्छा लगता था, इसलिए उसका तारीफ किया इन्होंने। 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की वाराणसी में। और एक नई संस्था इन्होंने 1916 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। बराबर आपके पेपर में ये पूछा जाता है, होम रूल लीग अक्सर आता है ये आपके पेपर में, इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी एक पुस्तक थी इंडिया अ नेशन नामक, जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है इनके लिए, 1917 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे एनी बेसेंट के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक ऑप्शन पे हमने चर्चा कर ली है और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त था।
मतलब क्या है कि पुष्यगुप्त जो है इस क्षेत्र का सूबेदार था। यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन ये बहुत ही फेमस अभिलेख है, इसको ध्यान में रखिएगा। और है कहाँ? तो जूनागढ़ में है। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। इसी झील का फिर से अशोक के टाइम में भी पुनर्निर्माण कराया गया, जो भी टूट फाट गया रहा होगा उसको कायदे से बनवा दिया गया था। और उस समय इसका जो अशोक का राज्यपाल था तुशास्क, इसने इसका बहुत ही मजबूत निर्माण फिर से कराया और ये लगभग 400 साल तक एकदम बिना टूटे फटे बढ़िया से चला। अगर बात करें सुदर्शन झील है कहाँ, तो ये है गुजरात के गिरनार में। ये थी सुदर्शन झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा कायदे से पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त का जन्म जो है ना 345 ईसा पूर्व में हुआ था। पीपली वन गणराज्य में हुआ था। पीपली वन जो है ना वर्तमान में गोरखपुर में है। गोरखपुर है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, आप सभी जानते हैं। अगली बात करें तो इनका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अभी यहाँ ऑप्शन डी में बिंदुसार है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना। इनकी अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है, बिहार में है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 4 वर्षों तक लगभग रहा, और आप कह भी सकते हैं कि ये इनके दरबार में राजदूत था यूनानी। चंद्रगुप्त को जो है ना ग्रीक भाषा में सैंड्रोकोट्स तथा यूनानी भाषा में एंडोकार्ड्स कहा जाता था। चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से ही नंदवंश के जो शासक थे, नंदवंश का शासक था घनानंद, इसका विनाश कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में मतलब मृत्यु के समय जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म को। और श्रवणबेलगोला में इन्होंने अंतिम सांस ली, मतलब इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में ही हुई थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। अगर मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो ये थे विशाखदत्त। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ चंद्रगुप्त जी के बारे में। अब बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के अनेक नाम जाने जाते हैं जो जानना ज़रूरी है और बहुत पूछा जाता है। अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, वीरसार जैसे नामों से इसे जाना जाता था। और ये अशोक का पिता था, जिसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। और ख़ास बात ये कि बिंदुसार के दरबार में भी चाणक्य मंत्री बनकर रहे थे। चाणक्य थे कौन? तो इससे पहले मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त के गुरु थे और उनके मंत्री भी थे, और सारा खेल चाणक्य के ही माध्यम से हुआ था और संभव नहीं था कि घनानंद को हराया जा सके, क्योंकि वो भी एक शक्तिशाली शासक था। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि चंद्रगुप्त के दरबार में था कौन? तो मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज का ही उत्तराधिकारी आया था डायमेकस, जो सीरिया का सम्राट का राजदूत बनकर आया था बिंदुसार के दरबार में। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं हर हाल में, तो आप लोग इसका ध्यान में रखिएगा। तो अब बात करेंगे अशोक के बारे में। वैसे अगर अशोक के बारे में हम बात करें ना तो पूरा 1.5-2 घंटे की क्लास लग जाएगी। तो हल्की हल्की जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दूंगा, क्योंकि अशोक का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने बहुत सारा काम किया था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता का नाम रानी धर्मा था। मतलब अशोक के पिता बिंदुसार थे और रानी धर्मा उनकी माँ थी। अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके पेपर में। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया और यहीं से अशोक की पूरी दशा ही बदल जाती है। भयंकर लूटपाट और खून खच्चर होता है, जिसमें लाखों लोग मरते हैं और
इतना खून बहता है, खून की नदियाँ बहने लगती हैं। वो ये सब देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि अशोक के ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र त्रिशृंग ने की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये पूछा जाता है आपके पेपर में बृहद्रथ के बारे में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मैंने जितने फैक्ट बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताए हैं। शुरुआत के अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये एक ही वंश के थे। समुद्रगुप्त दूसरे वंश से संबंधित हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। तो ये समुद्रगुप्त जो हैं गुप्त वंश का शासक था। इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनके भी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये गुप्त वंश के थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सब जितना मैं बता रहा हूँ ना, सब बहुत ही फेमस हैं और आपके पेपर में बराबर आते ही आते हैं। B.S. स्मिथ एक इतिहासकार हैं और इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, आपके पेपर में आते ही आते हैं। अगर बात करें समुद्रगुप्त का दरबारी कब कौन था, तो हरिसेन था और कहीं कहीं आपको हरिसेना भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हरिसेन या हरिसेना एक ही थे, ठीक है। तो ये थी समुद्रगुप्त के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ना अभी तक की क्लास, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो अगर बात करें सबसे पहले इनकी वंशावली की, तो सबसे पहले नरवर्धन थे, फिर उसके बाद हुए राज्यवर्धन प्रथम, फिर उसके बाद हुए आदित्यवर्धन, फिर उसके बाद हुए प्रभाकर वर्धन, फिर हुए हर्षवर्धन। ये इनके पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, और इनका एक पुत्र था राज्यवर्धन द्वितीय। क्यों द्वितीय? क्योंकि यहाँ प्रथम पहले से ही हैं। और इनकी एक पुत्री भी थी, उसका नाम था राजश्री। तो ये थी इनकी वंशावली। तो अब इसमें अगर इनकी वंशावली की बात की जाए तो क्या हो गया, सबसे पहले नरवर्धन ही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरवर्धन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हर्षवर्धन के बारे में यहाँ हर्षवर्धन की चर्चा नहीं की गई है आपके ऑप्शन में, लेकिन अगर पुष्यभूत को आप पढ़ रहे हैं, पुष्यभूत वंश को, तो हर्षवर्धन को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने पुष्यभूत को नहीं पढ़ा। जो सबसे प्रतापी राजा था पुष्यभूत वंश का, वो था हर्षवर्धन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की थी, तो नरवर्धन ने की थी। और इसे पुष्यभूत वंश को ना वर्धन वंश भी कहा जाता है, वर्धन वंश भी कहते हैं, और हर्ष का साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो हर्षवर्धन ही थे, हर्षवर्धन। और ये किसके पुत्र थे, तो प्रभाकर वर्धन के थे, ठीक है। पुष्यभूत वंश की दो राजधानियाँ थी, एक थी थानेसर में, थानेसर वर्तमान में ये है हरियाणा में, और दूसरी राजधानी थी कन्नौज, और ये थी उत्तर प्रदेश में, अब भी है वर्तमान में। तो ये दो राजधानियाँ थी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पुष्यभूत वंश के बारे में बात करें कि इनका दरबारी कब कौन था, तो बाणभट्ट थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी जानकारियाँ इसी हर्षचरित से मिलती हैं पुष्यभूत वंश के बारे में जानकारी के लिए। और इनकी एक रचना थी कादम्बरी, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका था, और इसे पूरा किया था इनका पुत्र कौन था, तो इनका पुत्र था पुलिन भट्ट। इसने इस कादम्बरी को पूरा किया था। आधी ही लिखे थे कि ये मर गए। तो बाणभट्ट की दो पुस्तकें थी, एक हर्षचरित थी, दूसरी कादम्बरी थी, और पुलिन भट्ट ने इसको पूरा किया था। तो इतनी छोटी सी जानकारी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें हर्ष की शासनकाल क्या था, तो ऐहोल एक अभिलेख है, इसके अनुसार 606 से 647
ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा था। हर्ष को जो है ना चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में इसे हराया था। अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। इसे कहीं कहीं युआनचुंग भी कहते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ह्वेनसांग ही हैं। और इसने लगभग 15 वर्षों तक इनके राज दरबार में रहा और इसने एक पुस्तक लिखी CU की नाम से, और इसमें 138 देशों के इसने जानकारी दी है। हर्षवर्धन स्वयं पंडित था और ये बीड़ा वादन में कुशल था। हर्ष ने 3 नाटिकाएं भी लिखी, एक थी नागानंदन, दूसरी थी रत्नावली और तीसरी थी प्रियदर्शिका। ये जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यही सब पेपर में आता है और कुछ नहीं आता। इसके अलावा इसने एक सामाजिक कार्य के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसने अपने राज्य में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था पूर्णतः। और इसने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो आज के वर्तमान में हम लोग कुंभ मेला जानते हैं ना, इसी ने शुरुआत कराई थी, हर्षवर्धन ने। इसके पहले नहीं होता था कुंभ का मेला, हर्षवर्धन ने ही ये कुंभ मेला की शुरुआत कराई थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन हर साल जो है गंगा के किनारे आते थे, नहाते थे और सब कुछ अपना वहीं दान कर देते थे, और यहाँ तक कि वस्त्र भी दान कर देते थे। हजारों लाखों ब्राह्मण यहाँ खाना खाते थे, भंडारा चलता था, और अंतिम वस्त्र अपनी बहन से उधार लेते थे और पहनकर ये राजमहल तक जाते थे। तो ये सब थी कुछ छोटी सी जानकारियाँ हर्षवर्धन की बारे में। आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट के लिए आपको मैं सेकंड पेपर का पूरा मटेरियल दे दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस आप लोगों का बिल्कुल अच्छा नहीं है, वीडियो शेयर ही नहीं करते हैं, तो शेयर वेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।